नमस्कार दोस्तों, मार्केटर्स पीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स, और मार्केटिंग मिक्स के अंडर जो है वो हमने 4 पीस ऑफ मार्केटिंग को पढ़ा था। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मीन्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो जितने भी ये पीस हैं, इन सब पीस को हम एक एक करके इंडिविजुअली जो है वो डिटेल्ड में पढ़ेंगे, और इसके लिए मैं इंडिविजुअली वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो है फर्स्ट पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच इज़ नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में कि व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट मिक्स। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट मिक्स में सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंस है प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक वैल्यू है, एक प्रोस्पेक्ट है, एक अपॉर्चुनिटी है किसी भी कस्टमर के लिए। कस्टमर की नीड है, कस्टमर की वांट इज़ अ प्रोडक्ट। सो दिस इज़ व्हाट यू आर ऑफरिंग टू सेटिस्फाई अ कस्टमर नीड और वांट। मैन्युफैक्चरर ने क्या क्रिएट किया है? मैन्युफैक्चरर ने क्रिएट करी है अपॉर्चुनिटीज़। मैन्युफैक्चरर ने क्रिएट करा है यूज़र की नीड एंड वांट्स। मैन्युफैक्चरर ने क्या क्रिएट किया? मैन्युफैक्चरर ने क्रिएट करे हैं प्रोस्पेक्ट्स। तो यूज़र जब उस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट को परचेज़ करता है, कस्टमर जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, उसके बाद वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो प्रोडक्ट जो है उसके बहुत सारी वेरिएशंस हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मॉर्निंग से लेके फ्रॉम द मॉर्निंग टिल टू नाइट, कि सुबह से लेके रात तक जब तक हम सोते हैं तब तक हम पूरी तरीके से, अगर आप देखो तो हर तरफ से हम प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हम ब्रश करते हैं, कौन सी कंपनी का ब्रश यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के हम क्लोथ्स वियर करते हैं, कौन सी कंपनी के शूज़ पहनते हैं, राइट। तो कौन सी कंपनी का हम बैग ले रहे हैं, कौन सी कंपनी का हम खाना खाते हैं, कौन सा आटा खा रहे हैं, किस कंपनी का प्रोडक्ट है वो। तो सुबह से लेकर रात तक हम कंप्लीटली जो है वो प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। तो इन द प्रोडक्ट मिक्स बिजनेसेस यूजुअली ऑफर्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर इस वीडियो में हम ये समझेंगे, ये जानेंगे कि प्रोडक्ट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो हो सकते हैं जिन्हें हम परचेज करते हैं, और उन सब प्रोडक्ट्स को हमने किस तरीके से कैटेगराइज्ड किया हुआ है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स टू टारगेट डिफरेंट कस्टमर नीड्स और सेगमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा पढ़ूंगा मैं इस लाइन को। मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू टारगेट डिफरेंट कस्टमर्स नीड्स और सेगमेंट्स। तो जो हमारे कस्टमर्स हैं उन सब की नीड जो है वो डिफरेंट है। हमने क्या करा कि हमने बेसिकली सेगमेंटेशन पे वर्क करा। हमने यूज़र की जो नीड है उसके एक एक सेगमेंट्स बना दिए कि भाई इस सेगमेंट में ये पर्टिकुलर यूज़र जो हैं वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट के जो पर्सन्स हैं वो क्लोजअप प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट के जो पर्सन्स हैं वो पेप्सोडेंट में इंटरेस्टेड हैं, ये पर्टिकुलर सेगमेंट के जो पर्सन्स हैं वो चक्की का आटा खाना पसंद करते हैं, ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो आशीर्वाद आटा परचेज करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करा कि हमने हर प्रोडक्ट के जो कस्टमर्स हैं उनका एक एक सेगमेंट बनाया, और उस सेगमेंट के बेस पे हमने उनको क्या करा, टारगेटेड ऑडियंस बनाया और टारगेटेड फोकस करना स्टार्ट करा कि अब हमने यहाँ पे टारगेट किया है और अब हम इनको जो है अपने प्रोडक्ट का सेल करेंगे। तो दीज प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन यूसेज, कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को कब कब ख़रीदता है, कैसे उसको यूज़ करता है, उसका पर्पस क्या है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने का, और कितनी वो ड्यूरेबिलिटी चेक करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो हम ड्यूरेबिलिटी ज़रूर देखते हैं कि हमने अगर मोबाइल परचेज़ किया है तो वो कितना ड्यूरेबल है, हमने वॉशिंग मशीन परचेज़ करी है कितनी ड्यूरेबल है, हमने टीवी परचेज़ करा है वो कितना ड्यूरेबल है, राइट। और उसी के साथ साथ पर्पस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो प्रोडक्ट को परचेज़ करने का पर्पस है वो क्या है। क्या हम अपनी नीड को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, हम अपनी वांट्स को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, या हम डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, हम डिमांड्स को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करिए कि मुझे टीवी परचेज़ करना है। अब मेरे को एक नॉर्मल टीवी लेना है जो कि मैं 32 इंच का टीवी परचेज़ करके भी अपने नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल कर सकता हूँ। लेकिन मेरी डिज़ायर्स जो हैं, जो मुझे बेसिकली नीड है कि भाई अगर कोई पर्सन मेरे घर में आता है तो मैं चाहता हूँ कि वो बड़ा टीवी देखे, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने पर्पस को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। इस केस में मेरा पर्पस जो है वो ये हो जाएगा कि मुझे जो है वो 40 या 50 इंच का टीवी परचेज़ करना है, राइट। तो ये होता है पर्पस। इसके बाद है बाइंग बिहेवियर और इंडस्ट्री।
कि बेसिकली यूज़र जो है वो किस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना चाहता है। तो इन सब कैटेगरीज़ को लेते हुए हमने प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इन मार्केटिंग प्रोडक्ट मिक्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट मिक्स को हम प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। रेफर्स टू द फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट अ कंपनी ऑफर्स टू इट्स कस्टमर। फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि एक कंपनी जो है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है। जैसे कि अगर बात करता हूँ मैं सैमसंग की, अब सैमसंग जो है, सैमसंग के मोबाइल्स भी आते हैं, सैमसंग की वॉशिंग मशीन्स भी है, राइट। तो एक कंपनी जो है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसको हम प्रोडक्ट विथ, प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट हाइट के अकॉर्डिंग जो है हम डिवाइड करते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे इसको। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स 4 P's वेयर प्रोडक्ट इज़ द फर्स्ट P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो अंडर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट इज़ द फर्स्ट P ऑफ मार्केटिंग मिक्स। द प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूड्स ऑल प्रोडक्ट लाइन्स अ कंपनी ऑफर्स। Each line can include various types of products based on use, value and customer buying behavior। तो बेसिकली जो कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस के प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट करती है, और सारे प्रोडक्ट्स को हमने जो है वो डिवाइड किया है यूज़ के अकॉर्डिंग, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग और कस्टमर के बाइंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग, राइट। तो आगे चलते हैं। सबसे नंबर 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो बेसिकली कंज्यूमर जो है उसको डेली परचेज करता है, रिपीटेड परचेजेस होती हैं और फ्रिक्वेंटली परचेजेस होते हैं कि जल्दी जल्दी वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ किया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकती हैं? जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मिल्क की, अगर मैं बात करता हूँ मान लीजिए ब्रेड की, बटर की। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट दीज आर गुड्स बॉट बाय इंडिविजुअल्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए। बेसिकली जैसे इसमें मोस्टली जो है वो फूड की कैटेगरी ऐड किया जाता है, तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। कन्वीनियंस प्रोडक्ट का मतलब होता है अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन, दीज आर लो प्राइस्ड, इनका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे अगर मैं ब्रेड की बात करता हूँ तो 50 रुपीज़ की भी ब्रेड है, 40 रुपीज़ की भी है, 60 रुपीज़ की भी ब्रेड है, राइट। बटर की अगर बात करते हैं तो 60 रुपीज़ का भी बटर है और 70 रुपीज़ का भी बटर है। मींस 100 से कम प्राइस है इनका, तो इनका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होता। फ्रिक्वेंटली डेली जो है हम इसको परचेज़ करते हैं। फ्रिक्वेंटली परचेज्ड आइटम, जैसे मैं अगर मिल्क की बात करता हूँ 40 रुपीज़ का है, 70 रुपीज़ का मिल्क है। अब मिल्क की नीड जो है वो हमें डेली मिल्क की नीड है, रोज़ हम मिल्क जो है वो परचेज़ करते हैं। तो फ्रिक्वेंटली परचेज्ड आइटम्स विद मिनिमल एफर्ट्स इन परचेज डिसीजन मेकिंग। तो देखो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो इनको कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेसिकली यूज़र जो है इन प्रोडक्ट्स को अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग परचेज करता है। कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग परचेज करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके नियर बाय कोई लोकल शॉप है, जिसको हम हिंदी में परचून की दुकान भी कहते हैं, कि आपके नियर बाय जो है एक शॉप है जहाँ से आप ये प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। सेकेंडली, आप ये प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लिंकिट के थ्रू, जेप्टो के थ्रू। तो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं जहाँ से आप ये प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो आप अपने आप अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि आपकी कन्वीनियंट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए क्या है। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में, जैसे ब्रेड है, सोप है, सॉफ्ट ड्रिंक्स और न्यूज़पेपर। कैरेक्टरिस्टिक्स वाइडली अवेलेबल। नेचुरल है कि अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की जो परचून शॉप्स होती हैं, जो ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे ब्रेड बटर इजीली अवेलेबल होता है, तो इस तरीके की बहुत सारी शॉप्स आपके घर के आसपास ज़रूर होंगी। तो वाइडली अवेलेबल होती हैं शॉप्स, लो इन्वॉल्वमेंट्स होता है, फ्रिक्वेंटली बाइंग होती है एंड ऑफन फाउंड इन वेरियस लोकेशंस। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की ही, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जो फर्स्ट प्रोडक्ट थे वो थे कन्वीनियंस प्रोडक्ट, और सेकंड प्रोडक्ट जो है वो है शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर प्रोडक्ट्स दैट कंज्यूमर परचेज लेस फ्रिक्वेंटली एंड कंपेयर बेस्ड ऑन क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल एंड एक्सेट्रा। तो ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको यूज़र हर रोज़ नहीं परचेज़ करता, कभी कभी परचेज़ करता है। जैसे 10 डेज़ में परचेज़ करा, 15 डेज़ में परचेज़ कर रहा है, मंथ में परचेज़ करा या 2 मंथ्स में एक बार परचेज़ करा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ क्लोथ्स की, राइट।
अब कपड़े जो हैं नेचुरली हम हर रोज़ परचेज़ नहीं करते, महीने में कभी एक बार परचेज़ करा या 2 महीने में परचेज़ करें कि लेस फ्रिक्वेंटली। लेकिन अगर हम क्लोथ्स परचेज़ करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, क्वालिटी, कि भाई ये क्लोथ्स जो है वो किस क्वालिटी का है, उसका प्राइस क्या है, उसका किस तरीके का स्टाइल है, क्या मॉडर्न स्टाइल है, ट्रेडिशनल स्टाइल है, किस तरीके का स्टाइल है उसका, राइट। इसी तरीके से बात करता हूँ, अगर मुझे शूज़ परचेज़ करना है तो शूज़ के केस में भी यही ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर बात करता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मुझे परचेज़ करना है, मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल नेचुरली हम हर रोज़ तो परचेज़ करते नहीं, मोबाइल हमने साल में कभी एक बार परचेज़ करा या 2 साल में एक बार परचेज़ कर रहे हैं। तो अगर हम मोबाइल परचेज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस समय बेसिकली मोबाइल में क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं, बाकी कंपनीज़ कौन कौन से फ़ीचर्स प्रोवाइड कर रही है, ट्रेंडिंग फ़ीचर्स कौन से हैं, और उसी के साथ साथ मेरे को इसमें से कौन से फ़ीचर्स की नीड है और कौन सा क्या प्राइस है इसका, क्या मुझे कम प्राइस में वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो शॉपिंग प्रोडक्ट्स में देखी जाती है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, फर्नीचर, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शॉपिंग प्रोडक्ट्स के वो है हायर इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। हायर इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग मींस आप जो है अपनी फैमिली के साथ ये पूरा डिस्कशन करते हैं कि भाई हमें टीवी परचेज़ करना है तो कितने इंच का टीवी परचेज़ करना चाहिए, मोबाइल परचेज़ करना है तो कौन सा मोबाइल परचेज़ करना चाहिए। आपको इसको परचेज़ करने से पहले सोचना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ब्रेड की, बटर की, मिल्क की, तो आप सोचते नहीं, आपको पता है कि भाई आपको ये मिल्क परचेज़ करना है क्योंकि आप डेली परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई हैवी बजट अमाउंट परचेज़ करते हैं तो उस केस में वहाँ पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है। कंज्यूमर्स टेंड टू कंपेयर ऑल्टरनेटिव्स, नेचुरल है। जब भी हम कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं तो हम ज़रूर अदर ऑल्टरनेटिव्स मींस अदर कंपटीटर्स जो हैं उनके प्रोडक्ट्स को भी चेक करते हैं कि इस समय कंपनी में, मार्केट में कौन कौन से मोबाइल्स की कंपनीज जो है वो अवेलेबल हैं और किसकी क्या रेटिंग है। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखी जाती है, रेपुटेशन देखी जाती है कंपनी की। तो कंपनी की जो रेपुटेशन है, कंपनी की जो गुडविल है वो यहाँ पे काम करती है। इसके बाद नंबर 3 प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में वो हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर हाई एंड प्रोडक्ट्स डेट रिक्वायर स्पेशल एफर्ट्स इन परचेज। स्पेशल एफर्ट्स इन परचेज, स्पेशल एफर्ट्स इन परचेज का मतलब होता है आपकी पॉकेट, कि क्या आपकी पॉकेट उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अवेलेबल है। अगर आपकी पॉकेट उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पा रही है तो आप क्या करेंगे? स्पेशल एफर्ट्स ऐड करेंगे। मींस आप कहीं से हो सकता है लोन लें कि भाई मेरी पॉकेट जो है, जैसे मान लो मुझे कोई कार परचेज़ करनी है जो कि 5 लाख रुपए की है, लेकिन मेरा बजट जो है वो सिर्फ 3 लाख रुपए है। अब मेरी पॉकेट जो अलाउ कर रही है वो 3 लाख रुपीज़ कर रही है, लेकिन कार जो है वो 5 लाख रुपीज़ की है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा? स्पेशल एफर्ट्स ऐड करूँगा उसको परचेज़ करने के लिए। तो स्पेशल एफर्ट्स के केस में मैं क्या करूँगा? लोन लूँगा, कि मैंने किसी बैंक से जो है वो लोन लिया क्योंकि मुझे पर्टिकुलर वो हाई एंड प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करना है, राइट। कई बार हम हाई एंड प्रोडक्ट जो है अपने डिज़ायर्स के लिए भी परचेज़ करते हैं। हमारी नीड है, हमारी वांट है, लेकिन कई बार हमारे डिज़ायर्स होते हैं दूसरे को दिखाने के लिए, राइट। समथिंग लाइक दिस, कि मैस्लोस नीड एंड हायरार्की डायग्राम में मैंने आपको पूरी सारी चीज़ें समझाई थी कि बेसिकली कई बार हम सेल्फ एस्टीम के लिए भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। तो बेसिकली जो सेल्फ एस्टीम प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे स्पेशल एफर्ट्स परचेजेस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑफन लिंक टू अ स्पेसिफिक ब्रांड और यूनिक क्वालिटी। एग्जांपल्स हैं जैसे कि लग्जरी कार्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स, हाई एंड ज्वेलरी और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के, जैसे कि यूनिक, हाई प्राइस, कि जैसे मान लीजिए ये कार जो है या जो मोबाइल जो है ये यूनिक मोबाइल है, कि अब ये इनके पास ही अवेलेबल है, इसका यही फीचर्स हैं जो इसी मोबाइल में और किसी में नहीं है, तो इसलिए मुझे ये मोबाइल परचेज़ करना है। जैसे कि फ़र्ज़ करता हूँ, मान लो मुझे आईफोन परचेज़ करना है, अब ये फ़ीचर जो है वो आईफोन में है और किसी मोबाइल में नहीं है, और आईफोन जो है नेचुरल बहुत कॉस्टली है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्पेशल एफर्ट्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे उसको परचेज़ करने के लिए। नेचुरल है कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के जो प्राइस हैं वो हाई होते हैं। ब्रांड लॉयल्टी साथ में जुड़ी होती है। ब्रांड लॉयल्टी मीन्स गुडविल, मार्केट में आपका सरप्लस, मार्केट में आपका ट्रस्ट, राइट। दिस इज़ नोन एज ब्रांड लॉयल्टी। और लेस फ्रिक्वेंटली परचेज, इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कंज्यूमर हर रोज़ परचेज़ नहीं करता है, कई बार तो वंस इन अ वाइल परचेज़ किया जाता है पूरी लाइफ टाइम में। तो सिग्निफिकेंट परचेज एफर्ट्स। इसके बाद जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है अनसॉट प्रोडक्ट्स। अनसॉट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स डेट कंज्यूमर्स डू नॉट थिंक अबाउट फ्रिक्वेंटली और डू नॉट प्लान टू बाय अंटिल अ नीड अराइजेस।
ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके बारे में यूज़र जो है बहुत ही कम सोचता है, कभी कभी सोचता है, और हो सकता है वो कभी कभी ही उसको परचेज़ करे। ऐसा नहीं है कि उसको हर रोज़ या हमेशा या कभी भी परचेज़ करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट्स जो होती हैं बेसिकली यूज़र अपनी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग परचेज़ करता है। ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिज़ायर्स के लिए परचेज़ नहीं किए जाते, ये प्रोडक्ट्स अपनी नीड्स एंड वांट्स के लिए परचेज़ करे जाते हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस आप किसी को दिखाने के लिए परचेज़ नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि आपकी वो एज हो चुकी है, या आपको लगता है कि आपकी मैरिज हो गई है, आपके किड्स हैं, आपको अपने किड्स का फ्यूचर जो है वो सेव करना है, उस केस में आप जो है वो एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने मेडिकल हेल्थ के लिए, राइट, अपने घर को परचेज़ करने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं, तो ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें अनसॉट प्रोडक्ट्स बोला जाता है। जिसमें एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, फ्यूनरल सर्विसेज, रिपेयर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स है अनएक्सपेक्टेड नीड। अनएक्सपेक्टेड नीड का मतलब होता है कि ये वो नीड्स हैं, ये वो आपकी नीड्स हैं जो आपको नहीं पता कि कब अराइज हो सके। जैसे फ्यूनरल सर्विसेज है, अब किसी को नहीं पता कि उसकी कब डेथ होगी। अब आपका घर जो है वो मान लो टूट गया, भूकंप आया और भूकंप में आपके घर की छत गिर गई। अब ये अनएक्सपेक्टेड नीड है, अब आपको वो छत तो रिपेयर करानी पड़ेगी, नेचुरल है। तो ये अनसॉट प्रोडक्ट्स हैं, अनएक्सपेक्टेड नीड्स। रिक्वायर्स अग्रेसिव मार्केटिंग टू जनरेट अवेयरनेस। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग करने की बहुत ज़्यादा नीड है, अवेयरनेस जनरेट करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बार बार रिपीटेड आपको प्रमोशंस करने पड़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स रन करना पड़ता है। अगर आपको जैसे मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस जो है वो सेल करना है, तो उसके लिए आपको जो है इमोशनल मार्केटिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो अनसॉट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये बेसिकली आपकी इमोशनल मार्केटिंग के साथ भी जुड़े होते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 2 प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरी है प्रोडक्ट्स मिक्स के अंडर, वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। Industrial products, these are products used in business operations, typically by firms to produce other goods or services. तो ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बेसिकली बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं और टिपिकली बाय फर्म्स टू प्रोड्यूस अदर गुड्स और सर्विसेज। तो अदर गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, अदर कंपनीज़ के लिए, बेसिकली कंपनीज़ जो है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो अदर कंपनीज़ के लिए प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है। जैसे कि मान लीजिए टाटा स्टील। अब टाटा स्टील जो है उसने मैन्युफैक्चर करा बेसिकली स्टील के प्लांट को, स्टील के प्रोडक्ट्स को, और किसी और कंपनी ने जो स्टील में डील करती है उसने वो प्रोडक्ट परचेज़ किया। इसमें नंबर 1 जो कैटेगरी है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंडर वो है मटेरियल्स एंड पार्ट्स। डेफिनेशन में है रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट्स, कि आप रॉ मटेरियल के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। रॉ मटेरियल मींस रॉ प्रोडक्ट्स को आपने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया, जैसे कि स्टील, टिम्बर, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। कि भाई अब आपको लैपटॉप परचेज़ करना है, लैपटॉप क्रिएट करना है, लैपटॉप असेंबल करना है। अब लैपटॉप असेंबल करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले लैपटॉप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है असेंबल्ड करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स परचेज़ करेंगे। जैसे आपने हार्ड डिस्क परचेज़ किया, आपने रैम मैन्युफैक्चर कर दी, आपने जो है वायर्स मैन्युफैक्चर करी है, और फिर वो सारी चीज़ें आपने किसी और बिजनेस यूनिट को दिया और उसने वो पूरी सारी चीज़ों को असेंबल करके एक लैपटॉप क्रिएट किया। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बेसिक, ऑफन स्टैंडर्डाइज्ड, रिक्वायर प्रोसेसिंग बिफोर यूज़। देखो स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं तो हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ISO, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक नंबर असाइन करता है ISO नंबर, तो वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंडर। तो इसके अंदर जो नंबर 2 कैटेगरी है वो है कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स क्या होते हैं, गुड्स डेट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, अदर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ये, एंड आर ऑफन लॉन्ग लास्टिंग, और जो लंबे समय तक चलते हैं। जैसे कि मशीनरी, कि भाई आपने ये मशीनरी जो है वो परचेज़ करी अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए, जिसको हम डाई भी कहते हैं, कि मैंने एक डाई बनाई और मैंने डाई परचेज़ करी। अब इस डाई के थ्रू जो है मैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे टिन बनाना है, मुझे बॉटल्स बनाने हैं, मुझे कैबिनेट्स बनाने हैं, राइट, मुझे मोबाइल के कवर्स डिज़ाइन करने हैं, तो उस सब के लिए मुझे डाई की नीड है, एक मशीनरी की नीड है। बिल्डिंग्स, अब बिल्डिंग बनानी है तो नेचुरल है मुझे ईंटों की ज़रूरत है, मुझे सीमेंट की ज़रूरत है। अब सीमेंट किसने क्रिएट करी है, सीमेंट इंडस्ट्री ने।
सीमेंट इंडस्ट्री से मैंने सीमेंट को परचेज़ करा और सीमेंट परचेज़ करने के बाद मैंने सीमेंट को, ईंट को, बदरपुर को, रेता, जो भी ये सब चीज़ें हैं उन सब को असेंबल करा और मैंने एक बिल्डिंग को रेडी करा, राइट। फैक्ट्री इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल टूल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है सप्लाईज एंड सर्विसेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंडर। तो इसकी डेफिनेशन है प्रोडक्ट्स डेट आर यूज्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस डेट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सप्लाईज एंड सर्विसेज ये बेसिकली डिलीवरी का पार्ट है। अगर मैं बात करूं तो सप्लाईज का मतलब है डिलीवरी, जिसको कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM। ये SCM का पार्ट है कि भाई प्रोडक्ट जो है वो तो प्रोड्यूस हो चुका, डेवलप हो चुका, मैन्युफैक्चर हो चुका, लेकिन अब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं कि हम इसको डिलीवर कैसे करेंगे। तो प्रोडक्ट्स डेट आर यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे कि ऑफिस सप्लाईज, पेन, पेपर्स। अब आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने लगाई है जिसमें आप मशीनरी को डिज़ाइन कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जिनको हम सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक तरीके के सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पेन पेपर का यूज़ करना, स्केल का यूज़ करना, मेजरमेंट्स का यूज़ करना। तो ये क्या है, ये बेसिकली सप्लाईज एंड सर्विसेज के प्रोडक्ट्स हैं। मेंटेनेंस सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, नेचुरल आप जहाँ काम कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं वो हाइजीनिक होना चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है नंबर 3, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। तो दीज क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन द longevity and usage duration of the product. These classification are based on the longevity and usage duration of the product. Means ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं कि ये कितने ड्यूरेबल हैं, कितने लॉन्ग लास्टिंग है, कितने टाइम तक चलेंगे, कितना लंबा चलेंगे, कितने दूर तक साथ देंगे। तो वो होते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स मीन्स प्रोडक्ट्स डेट लास्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड एंड कैन विदस्टैंड रिपीटेड यूज़। ये वो प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ चलेंगे और बार बार आप इनका यूज़ करते हैं। रिपीटेड यूज़, जैसे कार। अब कार आपने परचेज़ करी है, अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ तो दिल्ली में जो कार आप चला सकते हैं उसके लिए आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 15 ईयर्स। कि अगर आपने कोई कार परचेज़ करी है तो अब आप 15 साल तक वो कार जो है वो ड्राइव कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने आज कार परचेज़ करी और अब आप 15 साल बाद ही उसको चलाओगे। नेचुरली अगर आपने कार परचेज़ करी है तो आप उसको रिपीटेड यूज़ करोगे, बार बार आप कार का यूज़ करोगे, एवरीडे कार का यूज़ करोगे और दिन में हो सकता है कई बार हम उसका यूज़ करें। रेफ्रिजरेटर, अब रेफ्रिजरेटर का हम तो हर रोज़ ही यूज़ करते हैं। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये जितने भी एग्जांपल्स आप देख पा रहे हो ये सारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के एग्जांपल हैं। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है हायर कॉस्ट। नेचुरल है ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। लॉन्गर यूजेज लाइफ, जिनको कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्गर यूजेज लाइफ ऑफन रिक्वायर मेंटेनेंस, कभी कभी इनमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एसी की, अब अगर एसी आप चला रहे हो, ठंडी हवा नहीं आ रही, तो नेचुरली कि एसी की गैस ख़त्म हो गई है, आपको उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, मेंटेन कराना पड़ेगा, गैस फिल करानी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर कार की बात करते हैं तो नेचुरली कार की आपको सर्विस करानी पड़ेगी। तो मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, इन सब की मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर 2 पे जो प्रोडक्ट्स आते हैं ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में, वो है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। डेफिनेशन, प्रोडक्ट्स डेट आर कंज्यूम्ड और यूज्ड अप क्विकली, वो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि फूड, अब फूड तो नेचुरल है, हम दिन में 2 या 3 बार ज़रूर खाते हैं, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। बेवरेजेस, टॉयलेटरीज, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ये नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में आते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, कॉस्टिंग इनकी बहुत लो होती है, शॉर्ट टर्म लाइफ स्पैन होता है, बहुत जल्दी जल्दी ये यूज़ किए जाते हैं और फ्रिक्वेंटली आप इसको दोबारा परचेज़ करते हैं। इसके बाद नंबर 4 कैटेगरी जो है प्रोडक्ट मिक्स के अंदर वो है सर्विस प्रोडक्ट्स। दीज आर इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स डेट डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप फील कर सकते हो, ये इंटेंजिबल होते हैं। डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म, इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। जैसे आप मान लीजिए आपने किसी को पर्सन को वर्क दिया कि भाई आप मेरी वेबसाइट जो है उसको हायर रैंक पोजीशन पे रैंक करो, आप इसका एसईओ करो। तो ये एसईओ करना जो है ये टचिंग का पार्ट नहीं है। एसईओ करना जो है वो बेसिकली एक सर्विस का पार्ट है।
जो डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म, कि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। जैसे मान लो मैंने किसी को कहा कि भाई आप ये जो ईंटें हैं ना इसको उठा के वहाँ अंदर तक रख दो, तो वो फिजिकल पार्ट है। तो डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म एंड आर कंज्यूम्ड एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी दे इंक्लूड, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन, लीगल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, एंटरटेनमेंट और बैंकिंग सर्विसेज। ये सब सर्विसेज प्रोडक्ट्स का पार्ट है। इसके बाद नंबर 5 प्रोडक्ट जो हैं वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल, जहाँ पे भी डिजिटल वर्ड आता है इट मीन्स कि ये आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं। दीज प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्मेट एंड आर डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो नेचुरल है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ही डिलीवर होंगे। तो जैसे एग्जांपल है सॉफ्टवेयर, आपने किसी के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, ई बुक्स, म्यूज़िक फाइल्स, डिजिटल सब्सक्रिप्शन जैसे नेटफ्लिक्स है, स्पॉटिफाई है, या ऑनलाइन कोर्सेज। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो नंबर 6 पे प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंडर, वो हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स। लग्जरी जैसे ही नाम आता है मीन्स लग्जरी मीन्स ब्रांडेड, कि यहाँ पे ब्रांड जो है वो ऐड हो गया है, और अगर कहीं पे भी ब्रांड ऐड हो जाता है इट मीन्स कि वो कॉस्टली है। दीज आर हाई एंड गुड्स डेट आर परसीव्ड एज एक्सक्लूसिव। तो ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं जो कि कभी कभी ख़रीदे जाते हैं, और ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। इनकी क्वालिटी भी बेस्ट है, क्योंकि इनके क्वालिटी बेस्ट होने के साथ साथ इनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनकी क्वालिटी भी जो है वो आपको सुपीरियर मिलेगी, क्योंकि आप इसके लिए एडिशनली एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ऑफन लिंक टू स्टेटस। तो ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो बेसिकली आपका स्टेटस सिंबल है। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे 32 इंच का टीवी परचेज़ करना है, लेकिन मैं 50 इंच का परचेज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, एक स्टेटस सिंबल हो गया। एग्जाम्पल हाई फैशन ब्रांड्स, कि अगर मुझे शू परचेज़ करना है तो मैं किसका परचेज़ करूँगा, नाइकी का परचेज़ कर रहा हूँ, वुडलैंड का शू परचेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली वुडलैंड का शू जो है वो एक स्टेटस सिंबल है, ब्रांड है। तो अगर मैं ब्रांड की बात करता हूँ, ब्रांडिंग मीन्स ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स आर द लग्जरी प्रोडक्ट्स। जैसे लग्जरी वॉचेस, रोलेक्स, एक्सपेंसिव कार्स, फेरारी और बेंटली। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक्सपेंसिव है, नेचुरल है, एक्सक्लूसिव है, हाई ब्रांड वैल्यू है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील की बहुत ज़रूरत होती है इसमें। मार्केटिंग में जो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो मार्केटिंग में इसमें आपको बहुत इमोशनल अपील लगानी बहुत ज़रूरी है स्ट्रांगली। ऑफन सर्व एज स्टेटस सिंबल। इसके बाद नंबर 7 प्रोडक्ट्स जो है प्रोडक्ट मिक्स के अंडर, वो है ग्रीन प्रोडक्ट्स। These products are designed with environmental sustainability in mind. ग्रीन प्रोडक्ट जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये बेसिकली कहीं ना कहीं नेचर इन्वायरमेंट से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इनका नेम जो है वो ग्रीन है। तो दीज प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइंड विद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन माइंड, एम्फेसिजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स, प्रोसेसेस एंड प्रोडक्शन मेथड्स। जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, बायोडिग्रेडेबल पैकिंग, सोलर पावर डिवाइसेस, कि भाई अब जो बिजली आप यूज़ कर रहे हैं वो सोलर पैनल के थ्रू कर सकते हैं, उसके लिए आप सोलर पैनल लगाइए और आप जो है अपनी बिजली जो है उसको, अपने बिल को, बिजली के जो बिल है उसको लेस करिए सोलर पैनल के थ्रू। इलेक्ट्रिक कार्स का यूज़ करिए। इलेक्ट्रिक कार से क्या होगा कि बेसिकली एनवायरनमेंट जो है वो और बेटर हो जाएगा और पॉल्यूशन कम होगा। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसे ग्रीन प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिनसे हम अपना जो एनवायरनमेंट है उसको बेटर कर सकें और एक अच्छी हवा में हम सांस ले सकें। ऑर्गेनिक फूड्स, राइट। तो ये होते हैं आपके ग्रीन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट जो नंबर 8 ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो है इम्पल्स प्रोडक्ट्स। इम्पल्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स डेट कंज्यूमर्स बाय विदाउट प्लानिंग। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में कंज्यूमर परचेज करने से पहले सोचता कम है या नहीं सोचता। ऑफन ड्रिवन बाय इमोशनल्स और एक्सटर्नल स्टिमुली, जैसे कैंडी बार। अब आप अपने बच्चे के साथ मान लो कहीं शॉपिंग के लिए गए हैं, आप दूध परचेज़ करने गए हैं, तो उसने कहा कि भाई मुझे जो है पापा आप एक काम करो चॉकलेट और दिला दो। तो एक इमोशनल कंडीशन जो है वो क्रिएट हो गई कि आपका जो किड है वो आपको कह रहा है चॉकलेट दिला दो और आपने वो कैंडी बार जो है वो परचेज़ करके दिला दी। तो इसके बारे में हम पहले नहीं सोचते कि भाई मुझे ये परचेज़ करना है या नहीं करना है, तो हम उसको परचेज़ कर लेते हैं। जैसे मैगज़ीन्स की मैं बात करूं या गम है, टॉयज़ एट चेकआउट काउंटर्स हैं, तो ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में विदाउट प्लानिंग, इसके लिए प्रायर कोई प्लानिंग नहीं करी जाती और इमीडिएटली जो है फ्रिक्वेंटली हम इमीडिएटली जो है इन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं। ये अनप्लान्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती। देखो नेचुरल है कि अगर वो अनप्लान्ड है, कि अगर आप उसको परचेज़ करने के लिए नहीं सोच रहे तो वो नेचुरल है कि वो सस्ता ही होगा।
अगर वो महंगा प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि मैं बाज़ार में गया सब्जी लेने के लिए और मैंने सोचा चलो एक काम करता हूँ मोबाइल भी परचेज़ कर लेता हूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल जो है नेचुरली बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है। तो ये जो है ये लो प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑफन प्रमोटेड थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट। तो चलिए अब आगे बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स। डायमेंशंस ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स के अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट है, कंपनीज बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ सैमसंग की, अब सैमसंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और वेराइटीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सैमसंग जो है वो मोबाइल्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, सैमसंग जो है वो वॉशिंग मशीन्स भी बनाते हैं, तो सैमसंग जो है वो टीवीज भी बनाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो सैमसंग के अवेलेबल हैं। तो इसी लिए हमने जो प्रोडक्ट है उसको बेसिकली 4 डायमेंशंस में डिवाइड किया है, विड्थ, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। द डायमेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स, जिसको हम प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी कहते हैं, रेफर टू द वेरियस वेज इन विच अ कंपनी कैन ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इट्स टोटल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो किसी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको वो 4 डायमेंशन में जो है वो डिवाइड करते हैं। तो चलिए एक एक करके डायमेंशंस को पढ़ते हैं और प्रोडक्ट मिक्स के अंडर जो है हम कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी समझेंगे। तो सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट असॉर्टमेंट के अंडर, वो है विड्थ। विड्थ का मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइंस अ कंपनी ऑफर्स, कि एक कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर कितनी प्रोडक्ट लाइंस हैं। जैसे कि मैंने सैमसंग की बात करी थी, तो सैमसंग जो है, सैमसंग कंपनी के जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि सैमसंग ऑफर स्मार्टफोन्स, टीवीज, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन। दिस इज अ वाइड प्रोडक्ट मिक्स। सैमसंग मेजर प्रोडक्ट लाइंस इंक्लूड स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, टेलीविजन्स। तो सैमसंग कंपनी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है, इसी को कहते हैं प्रोडक्ट विड्थ। तो चलिए सेकंड नंबर पे देखते हैं लेंथ क्या है, प्रोडक्ट लेंथ। प्रोडक्ट लेंथ का मतलब होता है कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आइटम्स अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट लाइन। इफ सैमसंग हैज 10 टाइप्स ऑफ स्मार्टफोन्स, 5 टीवीज, 4 रेफ्रिजरेटर्स एंड 6 वॉशिंग मशीन्स, मींस अगर सैमसंग जो है वो 10 तरीके के स्मार्टफोन्स बनाती है, 5 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवीज बनाती है डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के साथ, 4 तरीके के वो रेफ्रिजरेटर्स क्रिएट करते हैं, 6 टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन है, डिफरेंट डिफरेंट वॉशिंग मशीन के टाइप है, जैसे कि कोई फुली ऑटोमेटिक है, कोई सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो इस तरीके से अगर सैमसंग के प्रोडक्ट्स की हम लेंथ को काउंट करें तो सैमसंग के टोटल प्रोडक्ट की लेंथ जो है वो हो जाती है 25। दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट लेंथ। नंबर 3 पे जो आप देख पा रहे हैं वो है प्रोडक्ट डेप्थ। प्रोडक्ट असॉर्टमेंट के अंडर हम पढ़ेंगे डेप्थ। द नंबर ऑफ वेरिएशंस ऑफर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट इन अ लाइन। अब प्रोडक्ट की जो लाइन है उस प्रोडक्ट लाइन में हर प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं, जैसे कि साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग। एग्जांपल, फॉर वन स्मार्टफोन मॉडल इफ सैमसंग ऑफर 3 कलर्स, कि एक स्मार्टफोन जो है, सैमसंग का जो स्मार्टफोन है उसमें 3 तरीके के तो कलर हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटीज है, तो इसलिए स्मार्टफोन की डेप्थ क्या हो गई 6। अब हमने क्या करा, हर प्रोडक्ट को इंडिविजुअली उसको एक डेप्थ दे दी, हर प्रोडक्ट लाइन को हमने एक डेप्थ दी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो नंबर 4 है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक कंपनी सिर्फ एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे सैमसंग जो है वो तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, टीवी भी बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी बनाते हैं और आपके मोबाइल फोन्स भी बनाते हैं। तो हाउ क्लोजली रिलेटेड द प्रोडक्ट लाइंस आर इन टर्म्स ऑफ एंड यूज, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। हाई कंसिस्टेंसी वुड बी अ कंपनी दैट ओनली मेक्स फूड प्रोडक्ट्स, कि अब एक कंपनी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी। लो कंसिस्टेंसी वुड बी अ कंपनी दैट मेक्स फूड, क्लोथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और लो कंसिस्टेंसी कंपनीज कौन सी हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट करती है, उसे कहते हैं लो कंसिस्टेंसी। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। हर कंपनी में हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ साइकिल है। देखिए सदा के लिए कभी भी कोई भी नहीं है, हर एक का अपना एक एक्सपायरी टाइम भी आता है, एक्सपायरी पीरियड भी आता है। अगर किसी का बर्थ हुआ है तो नेचुरल है कि उसकी उसका एंड भी है।
तो इसी तरीके से प्रोडक्ट की भी अपनी एक लाइफ साइकिल है। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रेफर्स टू द स्टेजेस अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मीन स्टार्टिंग स्टेज, इंट्रोडक्शन टू इट्स एवेंचुअल डिक्लाइन इन द मार्केट, कि जब तक उसका एंड नहीं होता, राइट। तो वो है पूरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। द पीएलसी, पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज क्रूशियल फॉर बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड एज इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एफर्ट्स। किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को समझना बहुत जरूरी है कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो क्या इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, मेरा प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे है, मेरा प्रोडक्ट जो है वो इस समय मैच्योरिटी लेवल पे है, या फिर वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो पीएलसी को बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ जो मेजर स्टेजेस है उसमें डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज है। इंट्रोडक्शन स्टेज का मतलब होता है कि बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मान लो कोई बिजनेस जो है अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है। स्टार्टअप का मतलब होता है कि जस्ट आपने अभी अपने बिजनेस को शुरू किया है, आपने इनिशियली कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपना जो आपने बिजनेस है उसको जस्ट स्टार्ट किया, तो वो आपकी एक इंट्रोडक्शन स्टेज है। तो चलिए एक एक स्टेज को आगे की स्लाइड्स में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन स्टेज। दिस इज द फेज व्हेन द प्रोडक्ट इज फर्स्ट लॉन्च्ड इनटू द मार्केट, कि अब आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट मार्केट में लॉन्च करा। द फोकस ड्यूरिंग दिस स्टेज इज ऑन बिल्डिंग अवेयरनेस। तो ये जो इंट्रोडक्शन स्टेज है, इंट्रोडक्शन स्टेज में अगर मैं मार्केटिंग की बात करता हूं, तो मार्केटिंग के लिए इंट्रोडक्शन स्टेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है कि पहले लोगों को बताना कि आपका ये प्रोडक्ट है, आपकी ये कंपनी है, इस कंपनी ने ये वाला प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट किया है। तो पहले जस्ट लोगों को अवेयर करना, समझाना, बताना अपने प्रोडक्ट के बारे में, एंड जनरेटिंग इंटरेस्ट अमंग पोटेंशियल कस्टमर्स, और लोगों के बीच में आपके प्रोडक्ट को लेके इंटरेस्ट क्रिएट होना, कि अब आपका जो प्रोडक्ट है उसमें जो यूजर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो अपना इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहे हैं। तो इसमें कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे सेल्स ग्रोथ, सेल्स स्टार्ट एट जीरो एंड ग्रो स्लोली एज अवेयरनेस बिल्ड्स। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में जो सेल्स का जो फ्लो रहेगा वो ये रहेगा कि बिल्कुल सेल्स हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, और स्लाइटली धीरे धीरे जो है वो सेल इंक्रीज होगी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग। जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उसी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग जो है आपकी सेल्स में भी ग्रोथ आएगा। सेकंड जो है वो मार्केटिंग फोकस, हैवी मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट, राइट। देखिए आप इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, मार्केट में अभी आपको कोई नहीं जानता, पूरी मार्केट में किसी को नहीं पता आपके बारे में, और आपने जिस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, नेचुरल है उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेके और भी कंपटीटर्स होंगे। अब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको लोगों को बताना है, तो उस केस में आपको हैवी मार्केटिंग का यूज करना पड़ेगा। और हैवी मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपको मार्केटिंग के जो दोनों चैनल्स हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग या फिर वो डिजिटल मार्केटिंग है, दोनों तरीके से मार्केटिंग एफर्ट्स जो है वो आपको पूरी तरीके से लगाने पड़ेंगे। और इस केस में आपको थोड़ा सा जो अपना बजट है, मार्केटिंग का जो बजट होता है, उसको थोड़ा सा आपको इंक्रीज करके चलना पड़ेगा। कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो हाई कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कि जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज में हमेशा हमें थोड़ी सी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसका बजट थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है। प्रॉफिटेबिलिटी, देखो इंट्रोडक्शन स्टेज है, लोगों को अभी पता नहीं है, अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है, पैसा हम बहुत सारा लगा रहे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में आपके प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लो रहेगी, मिड रहेगी, हाई लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, जो एरिया है, वो लो रहेगा। लो और नेगेटिव प्रॉफिट, हो सकता है आपका प्रॉफिट माइनस में जाए, राइट, ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लो सेल्स वॉल्यूम, या आपने पैसा बहुत ज्यादा लगा दिया लेकिन उस हिसाब के आपकी सेल्स जो है वो नहीं हो पा रही है। आपने मार्केटिंग में प्रमोशन के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया लेकिन आपकी सेल्स जनरेट नहीं हो पा रही है, तो उस केस में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लो रहेगी। चैलेंजेस इसमें बहुत ज्यादा रहेंगे। लो कस्टमर अवेयरनेस, कस्टमर की अवेयरनेस आपके प्रोडक्ट को लेके बहुत ही कम है। पोटेंशियल स्केप्टिसिज्म है, और कंपटीशन फ्रॉम एस्टेब्लिश प्रोडक्ट, कि मींस ऑलरेडी उस मार्केट में आपके प्रोडक्ट को लेके ऑलरेडी कंपटीटर्स जो है, वो जायंट कंपटीटर्स जो है वो अवेलेबल हैं, जो आपको कभी ऊपर नहीं आने देंगे। अब आपको उनके साथ अगर कंपीट करना है
तो नेचुरल है कि अब आपको मार्केटिंग एफर्ट जरूर लगाने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज भी मैंने बताई हैं। हर जो स्टेज है उसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजी भी अवेलेबल है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो है वो ये है कि प्रोडक्ट ट्रायल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। जब भी आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कुछ प्रोडक्ट्स के ट्रायल्स जो है, जिसको हम कहते हैं सैंपल्स, या प्रोडक्ट के सैंपल जो है वो मार्केट में शेयर करें और ये चेक करें, देखें कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है वो लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनका फीडबैक लें, उनके कमेंट्स लें। तो यूजर का जो डेटा है, यूजर जनरेटेड जो कंटेंट है, यूजर का जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इंट्रोडक्शन स्टेज के लिए, क्योंकि अभी हम ब्रांड नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है। सैम्पलिंग एंड प्रमोशंस करना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन, ऑफरिंग इंसेंटिव्स और डिस्काउंट्स टू अट्रैक्ट इनिशियल कस्टमर्स। स्टार्टिंग में हम पहले से ही अपनी सेल्स प्रॉपर नहीं कर पा रही है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमें डिस्काउंट ऑफर्स देने बहुत जरूरी है। और इंट्रोडक्शन स्टेज के लिए अगर मैं बताऊं तो अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल जो है वो आपके लिए क्रीम चांस होता है। फेस्टिवल एक क्रीम चांस है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जो आपका प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेस्टिवल के आसपास करें। सेकंड जो है वो है ग्रोथ स्टेज। सेकंड इज योर ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज का मतलब ये होता है कि आप इंट्रोडक्शन स्टेज से ऊपर आ चुके हैं, आपके प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो जनरेट हो चुकी है। देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा, इंट्रोडक्टरी स्टेज जो होती है ना, वो बेसिकली आपके स्टार्टअप की स्टेज होती है। और वो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें कुछ बिजनेसेस, या अगर मैं यूं कहूं कि काफी ज्यादा बिजनेसेस जो है वो अपना दम तोड़ देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, या वो हताश हो जाते हैं कि भाई मेरा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा, मैं क्या करूं। तो आपको क्या करना है, आपको बने रहना बहुत जरूरी है, टिके रहना बहुत जरूरी है अपनी मार्केट में, अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए, राइट। तो अगर जो बिजनेस में आप चलते हैं आगे तक, तो आप सेकंड स्टेज पे आएंगे जो कि ग्रोथ स्टेज है। ग्रोथ स्टेज का मतलब ये है कि भाई आपका बिजनेस में सेल जो है वो जनरेट होनी स्टार्ट हो चुकी है, आपके बिजनेस की अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगना शुरू हो चुका है। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज द प्रोडक्ट गेन्स एक्सेप्टेंस एंड सीज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स। अब यहाँ पे आपकी सेल्स जो है वो जनरेट होनी स्टार्ट हो चुकी है। पहले क्या था कि सेल्स हमारी कॉस्टिंग जो है वो नेगेटिव वे में जा रही थी, लेकिन अब हम पॉजिटिव वे में है, अब हम प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ स्टेज में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। कंज्यूमर स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट वैल्यू एंड कंपटीटर्स में बिगिन टू एंटर द मार्केट। इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल्स ग्रोथ, रैपिड इंक्रीज इन सेल्स। अब आपकी सेल्स जो है वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को पता लग चुका है आपके प्रोडक्ट के बारे में। ड्यू टू वाइडर कस्टमर एक्सेप्टेंस, लोगों ने आपके प्रोडक्ट को पसंद किया, कस्टमर सेटिस्फाई हुआ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जैसे कि मैंने कई बार बताया था, मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो बेसिकली वो क्या होगा कि वो कस्टमर आपके क्लाइंट में कन्वर्ट होगा और दोबारा बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, राइट। और उसी के साथ साथ आपकी गुडविल जनरेट होगी। अगर गुडविल जनरेट होती है तो नेचुरल है कि आप प्रॉफिट के साथ साथ सरप्लस को भी अर्न करते हैं। तो नंबर 2 पे जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट स्टार्ट टू राइज एज सेल्स ग्रो। नेचुरल है कि अगर आपकी सेल बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। एंड इकोनॉमिक्स और स्केल किक इन। मार्केट एक्सपेंशन, द प्रोडक्ट रीचेस अ ब्रॉडर ऑडियंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर एक्सपेंडेड। जिसको हम कहते हैं ना आरओआई लेवल, एक लेवल होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेवल। और उसी के साथ साथ एक हमारा जो है वो एक एक्सपेंडिचर लेवल भी होता है, डिमांड एंड सप्लाई लेवल भी होता है। तो वो लेवल जो है उस लेवल तक हम ग्रोथ स्टेज में आ चुके हैं। आगे चलते हैं। इसमें स्ट्रेटेजीज भी है, इंप्रूव एंड एनहेंस द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कंज्यूमर फीडबैक। देखो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये मान के मत चलना बिल्कुल भी बिजनेस में कि कहीं आप ये सोचो कि भाई मेरा तो प्रोडक्ट जो है उसकी अवेयरनेस हो चुकी है, लोगों को पता लग चुका है, अब मुझे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। देखो मार्केटिंग जो है वो एक ऐसा एफर्ट है जो पूरी लाइफ चलता है। अगर आप ये सोचे कि एक बार आपने मार्केटिंग कर दी, लोगों को पता लग चुका, अब मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, तो आप गलत हैं। चाहे आप मैच्योरिटी लेवल पे हैं, चाहे आप हाई लेवल पे हैं, आपको मार्केटिंग एफर्ट्स करने बहुत ही जरूरी हैं। इंप्रूव एंड एनहेंस द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कंज्यूमर फीडबैक।
अब लोगों का जो फीडबैक है, उनके जो कमेंट्स हैं, उनको कंसीडर करना, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिलीवर करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ये सारे पॉइंट्स को मेजर करना बहुत जरूरी है। और साथ के साथ अगर मैं बताऊंगा, अगर आप ग्रोथ स्टेज से मैच्योरिटी लेवल स्टेज पे जाना चाहते हैं, तो उस केस में आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको डाउन नहीं करना। बिजनेसेस क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं कि वो बेसिकली क्या सोचते हैं कि हम ग्रोथ स्टेज पे आ चुके हैं, अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो तो सेल होना स्टार्ट हो चुका है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। और वो क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको डाउन कर देते हैं। और जैसे ही वो प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन करते हैं, कस्टमर जो है वो बहुत स्मार्ट है, कस्टमर आपसे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जैसे ही कस्टमर को पता लगता है कि क्वालिटी इन्होंने डाउन कर दी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अगर मैं कोई बिस्किट का पैकेट परचेज कर रहा हूं जिसमें 20 बिस्किट्स होती हैं, तो कंपनी ने क्या करा कि कंपनी ने 20 की जगह 18 बिस्किट्स डालनी स्टार्ट कर दी और लिख दिया कि 20% एक्स्ट्रा। अब वो 20% एक्स्ट्रा क्या है, 20% एक्स्ट्रा जो है उसमें उन्होंने विटामिन को ऐड कर दिया, मिनरल्स को ऐड कर दिया है, लेकिन बिस्किट्स कम कर दी। अब कस्टमर को पता लग गया कि बिस्किट्स तो कम हो गई है, कस्टमर ने वो बिस्किट्स परचेज करना कम कर दिया। तो इसी तरीके से ऐसे काम नहीं करने चाहिए अपने प्रोडक्ट को लेके। तो जो आपने क्वालिटी स्टार्टिंग में मेंटेन रखी है इंट्रोडक्टरी लेवल पे, इंट्रोडक्शन स्टेज पे, उसी को आपको मैच्योरिटी लेवल तक मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे कंपटीशन में जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। और नंबर 2 जो है वो है अग्रेसिव मार्केटिंग टू डिफरेंशिएट फ्रॉम कंपिटिटर्स, एक्सपैंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड टारगेट न्यू मार्केट्स, फोकस ऑन कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन। नंबर 3 स्टेज जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जो नंबर 3 स्टेज है वो है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज का मतलब है कि अब आप बिल्कुल हाई लेवल क्लाउड्स पे हैं। अब इस समय आपका प्रोडक्ट जो है वो क्लाउड पे है, और आपका प्रोडक्ट जो है आपका वो ब्रांड में कन्वर्ट हो चुका है, कि अब लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लग चुका अच्छी तरीके से, आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन चुका है। अब आप अपने प्रोडक्ट का एमआरपी प्राइस जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। क्वालिटी को बिल्कुल भी डाउन नहीं करना, क्वालिटी को मेंटेन रखना है। क्वालिटी अगर मेंटेन रहेगी तो नेचुरल है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस स्लाइटली इंक्रीज कर सकते हैं और लोग फिर भी परचेज करेंगे। दिस इज द स्टेज वेयर द प्रोडक्ट रीचेस इट्स पीक इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और अगर आप मैच्योरिटी स्टेज पे है तो नेचुरल है कि ऊपर हाई लेवल पे और भी बहुत सारे कंपटीटर्स जो है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। द मार्केट बिकम्स सैचुरेटेड। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है इनोवेशन और एक होती है मार्केटिंग। इनोवेशन एंड मार्केटिंग इज ओनली बेसिकली द रेवेन्यू जनरेट फंक्शंस, रेस्ट ऑल आर कॉस्ट। सिर्फ इनोवेशन और मार्केटिंग ही एक ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, बाकी सारे फंक्शंस जो हैं वो सब कॉस्ट है, खर्चे हैं। इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप कंपटीशन में हैं, आपके साथ आपके कंपटीटर्स हैं, तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने बहुत जरूरी है, मार्केटिंग में चेंजेस लाने बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट प्रमोशन में चेंजेस लाने बहुत जरूरी है, इनोवेशंस को ऐड करना बहुत जरूरी है अपने एडवर्टाइजमेंट्स में, राइट। तो द मार्केट बिकम्स सैचुरेटेड एंड ग्रोथ स्लोस डाउन, कंपटीशन इज एट इट्स हाईएस्ट पीक लीडिंग टू प्राइस प्रेशर। तो इसमें अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सेल्स ग्रोथ slows as the product saturated the market, profitability high profits initially but competition leads to price reduction and profit margins may decrease। तो आप इस समय मैच्योरिटी स्टेज पे हैं, मार्केट सैचुरेशन, मोस्ट पोटेंशियल कस्टमर्स हैव ऑलरेडी परचेज द प्रोडक्ट एंड देयर आर फ्यूअर न्यू बायर्स। तो कई बार देखो मार्केट क्या होती है, क्रैश हो जाती है, मार्केट क्रैश हो जाती है। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत साल पहले क्या होता था कि पेजर्स यूज किए जाते थे। आरपीजी एक कंपनी थी, आरपीजी कंपनी ने जो है वो पेजर्स क्रिएट करे थे। अब आरपीजी कंपनी ने कहा कि भाई हमारे पास तो पेजर है, वो पेजर जो है वो 10,000 रुपीज के आसपास उसकी कॉस्टिंग थी। इमीडिएटली क्या हुआ कि जब पेजर लॉन्च हुए उसके 2 साल बाद ही जो है वो फोन लॉन्च हो गए, एंड्रॉयड फोन्स लॉन्च हो गए। और जैसे ही फोन्स लॉन्च हुए, टच स्क्रीन फोन्स जैसे लॉन्च हुए, किसी ने भी पेजर्स को खरीदना शुरू नहीं किया, पेजर्स बिल्कुल डाउन हो गए, पेजर्स की सेल जो है वो डाउन हो गई। तो क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी चेंजेस आए। तो जैसे ही कभी भी टेक्नोलॉजी चेंजेस आते हैं तो हमेशा एक जो है वो मार्केट जो है वो डाउन हो जाती है, मार्केट में पूरे कंप्लीटली इकोनॉमी चेंज हो जाती है। इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जैसे कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऑफर न्यू फीचर्स। अब आपको नए फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि आपको इनोवेशन पे वर्क करना पड़ेगा। इनोवेशन पे हमें हमेशा वर्क करना पड़ता है जब हम कंपटीटर्स के साथ compete करना चाहते हैं।
अगर आप कंपिटिटर्स में compete कर रहे हैं तो आपको अब इनोवेशन पे वर्क करना बहुत जरूरी है। ऑफर न्यू फीचर्स, improvements or variations, price adjustments, promotions और discounts to retain market share। कि अब आपको मार्केट में बने रहने के लिए यूजर्स को, लोगों को, ऑडियंस को जो है कुछ ना कुछ ऑफर्स देने बहुत जरूरी है, शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि 1 to 1 फ्री ऑफर, या चीनी जो है अगर खरीदते हैं तो चाय पत्ती जो है वो हम 20 रुपीज लेस कर देंगे। तो मतलब कुछ भी इस तरीके के ऑफर्स देने बहुत जरूरी है। और अगर फेस्टिवल टाइम है तो नेचुरल फेस्टिवल टाइम में आप एक अच्छी प्रोडक्शन करने के बाद एक अच्छी सेल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं ऑफर्स के साथ साथ। री इन्वेस्ट इन एडवर्टाइजिंग टू मेंटेन ब्रांड लॉयलिटी, एक्सप्लोर द न्यू मार्केट सेगमेंट्स और जियोग्राफिक एरियाज। तो चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर 4 जो है वो है डिक्लाइन स्टेज। कि आप जो है वो मैच्योरिटी लेवल क्रॉस कर चुके हैं, आप काफी टाइम से मैच्योरिटी लेवल पे है, आपके कंपटीटर बहुत सारे बढ़ चुके हैं, अब आपका डिक्लाइन स्टेज आ गया है। डिक्लाइन स्टेज आने के देखो कुछ रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि पहला रीजन मैंने बताया, टेक्नोलॉजी चेंजेस। जब भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस होंगे, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, तो जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस होंगे, नेचुरल है आपके डिक्लाइन होना जरूरी है। वाकिफ है कि आपके पास अगर वो फीचर्स नहीं है, आपके मोबाइल में अगर वो फीचर्स नहीं है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, तो नेचुरल है कि आपके प्रोडक्ट को कोई परचेज नहीं करेगा और आप डिक्लाइन स्टेज पे आ जाएंगे। सेकेंडली, आपका कंपटीटर जो है उसने कुछ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज यूज करी और वो आपसे आगे निकल गया, तो आप डिक्लाइन स्टेज पे हैं। तीसरा, पीछे से अगर कोई कंपटीटर आ रहा है जिसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, देखो आगे देखना बहुत जरूरी है, लेकिन बिजनेस में आपको दो आंखें पीछे रखना भी बहुत जरूरी है। कि पीछे आपको कौन बीट करने वाला है, कौन कर सकता है, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे पर्सन, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी कई बार जो है वो हमें डिक्लाइन कर देते हैं, कि वो एक ऐसे फीचर लेके आए हैं जो फीचर मार्केट में अभी तक अवेलेबल ही नहीं है, राइट। इन द डिक्लाइन स्टेज, सेल्स एंड प्रॉफिट बिगिन टू फॉल एज कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज। अब कस्टमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए, चेंज चाहिए। कि मार्केट में पुराना ट्रेंड चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, अब कस्टमर को क्या चाहिए, नया ट्रेंड, न्यू टेक्नोलॉजी, और कंपिटिटर्स ऑफर सुपीरियर प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ रीजंस होते हैं डिक्लाइन होने के। की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है, सेल्स डिक्लाइन, सेल्स बिगिन टू ड्रॉप। अब सेल्स जो है वो आपकी ड्रॉप होनी स्टार्ट हो चुकी है, ऑफन ड्यू टू न्यू इनोवेशंस और चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। जैसे कि कई बार क्या होता है, जब ब्लैक स्वान टेक्नोलॉजी आती है, जब ब्लैक स्वान आता है तब भी आपका जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन स्टेज पे आ जाता है। ब्लैक स्वान मतलब जैसे कोविड आया, अब कोविड में नेचुरली आपका प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन स्टेज पे आ गया। 9/11 अटैक हुआ, आपका प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन स्टेज पे आ गया, पूरी इकोनॉमी जो है वो शटर हो गई। तो कुछ इस तरीके की अनसर्टेनिटीज होती हैं जिनके बारे में आप पहले प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते हैं, जिसको हम ब्लैक स्वाइन भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो है वो है मार्केट श्रिंकेज। कंपिटिटर्स एग्जिट द मार्केट एंड फ्यूअर कंज्यूमर्स बाय द प्रोडक्ट। Innovation, some companies might attempt to rejuvenate the product through rebranding or adding new features। कि जैसा कि मैंने बताया कि इनोवेशन, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन में हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज भी हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन और रिड्यूस द प्रोडक्ट लाइफ। अगर आप कॉस्ट कटिंग करेंगे, देखो कॉस्ट कटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचें कि अभी भी मैं उतना ही खर्चा करूंगा जितना मैं मेच्योरिटी लेवल पे कर रहा था, तो उस केस में आप लॉस बियर कर सकते हैं। और देखो एक और बेसिकली बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा एक कीवर्ड है मार्केटिंग के अंदर, जिसको कहते हैं संक कॉस्ट फेलोसी। संक कॉस्ट फेलेसी। संक कॉस्ट फेलेसी क्या होता है, कि भाई मैंने अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए लगाए, और मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस जो है वो अभी भी चलता रहेगा, और वो बिजनेस मेरा डिक्लाइन स्टेज पे आ चुका है, लेकिन मैं अभी भी उसमें हर साल जो है 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ। जबकि मुझे पता है, लोगों ने भी मुझे गाइड करा, सबने मुझे समझाया कि भाई इसमें और बिजनेस में पैसा मत लगाओ, आप डिक्लाइन स्टेज पे हो, आपका बिजनेस अब नहीं चलेगा, आपका प्रोडक्ट पुराना हो चुका है, लोग नए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। जैसे कि बात करूं मैं नोकिया मोबाइल्स की, तो नोकिया मोबाइल्स के साथ क्या हुआ, सेम टेक्नोलॉजी क्रंच, टेक्नोलॉजी इनोवेशन चेंजेस, राइट। तो ये जो चीजें होती हैं ये बेसिकली आपको डिक्लाइन स्टेज पे लेके आती है, और आप कंटिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में कंटिन्यूअसली आप पैसा लगाते जा रहे हैं, तो ये होता है संक कॉस्ट फेलोसी, इसको कहते हैं संक कॉस्ट फेलोसी। आगे चलते हैं। तो नंबर 5 पे जो है वो एक ऑप्शनल स्टेज है, जिसको कहते हैं एक्सटेंशन स्टेज।
Though not always recognized as a formal stage, some products experience an extension phase before reaching full decline. तो कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं वो बिल्कुल डिक्लाइन स्टेज पे आने से पहले जो है वो एक एक्सटेंशन स्टेज तक कवर करते हैं. एक्सटेंशन स्टेज क्या होती है वो पढ़ते हैं. This can happen through various strategies aimed at revitalizing or prolonging the product's life cycle. तो बेसिकली एक्सटेंशन स्टेज क्या होती है कि इसमें एक उम्मीद होती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो दोबारा ग्रोथ कर सकता है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं करता. जैसे कि मैंने बताया संक कॉस्ट फैलेसी, तो संक कॉस्ट फैलेसी जो है वो बेसिकली एक एक्सटेंशन स्टेज है. इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज भी है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन की. अब आप अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं. शायद चेंजेस करने के बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो दोबारा ग्रो करना स्टार्ट हो जाए, सेल्स इंक्रीज हो जाए. तो ये कुछ एक्सटेंशन स्टेज का मतलब होता है अजम्पशंस. ये एक तरीके के अजम्पशंस है कि अगर शायद हम, या हो सकता है मैं डिफरेंट मार्केट को चूज करूं कि मैं अभी करंटली जिस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं उसके अलावा अब मैं दूसरी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करूं, तो शायद मैं बच जाऊं, शायद मेरी ग्रोथ हो जाए. तो एक्सटेंशन स्टेज का मतलब होता है शायद, अजम्पशन, कि शायद मेरा बिजनेस जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए. तो वो एक एक्सटेंशन स्टेज का टॉपिक है. तो ये था बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन. तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस हैं, जिसमें नंबर 1 पे प्रोडक्ट है और नंबर 2 पे जो है वो प्राइस है. तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी प्राइस पे बेस्ड होगी. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.